तिरुचिरापल्ली में तारा नाम की एक लड़की रहा करती थी। वो एक भले स्वभाव की लड़की थी। उसकी एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था दिव्या। दिव्या के माता पिता काफी अमीर थे। दिव्या की माता पिता की तुलना में तारा का परिवार एक मिडिल क्लास परिवार था। दिव्या के माता पिता ने उसे आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा, लेकिन तारा उसी गांव में अपनी पढ़ाई करती रही। कुछ दिनों बाद दिव्या छुट्टियां मनाने के लिए वापस अपने गांव आए। दिव्या ने तारा को उसे पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट आने के लिए फोन कर दिया था और वो एयरपोर्ट पर खड़ी होकर उसके आने का बड़ी देर से इंतजार कर रही थी। बहुत देर हो गई थी। जब उसने तारा को आते देखा तो बोली, What is this, तारा? तुमने मुझसे कितना इंतजार करवाया? You are so late. तारा उसके वापस आने और उसे घर ले जाने की बात से बहुत खुश थी, लेकिन जब उसने इस तरह कहा तो उसे दुख हुआ। अरे तू जानती तो है दिव्या, यहाँ की सड़कों का हाल। अच्छा, तो सड़कें अभी भी वैसी है, टूटी फूटी। अच्छा चल। गाड़ी स्टार्ट करके चलाने लगी तो उससे स्मोक निकलने लगा। ये देखकर दिव्या हंस पड़ी। तारा, तू गाड़ी चला रही है या ट्रेन? इतना सारा धुआं, या तूने कोई मच्छर मारने की दवा लगाई है? दिव्या ने कहा और बेतहाशा हंसने लगी। उसके इस तरह हंसने पर तारा को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। कुछ ही दूर चले थे कि तारा की बाइक रुक गई। दिव्या, बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, थोड़ी दूर ऐसे ही पैदल चलेंगे, वहाँ एक मैकेनिक की दुकान है, वहाँ रिपेयर कराएंगे, उसने कहा। अरे घर से निकली थी तभी करवा लेती ना मरम्मत। चल अब। एक दिन दिव्या घर में बोर हो रही थी तो वो तारा के घर गई। वहां उसने तारा को गाय का दूध दूहते देखा। ये देखकर, तारा, ये क्या कर रही है तू? मैं गाय का दूध दूह रही हूँ। क्या? तुम्हारे पास गाय का दूध निकालने के लिए मशीन नहीं है? मुझे लगता है तुम अभी भी पुराने जमाने में ही हो। शायद तो तुम्हें पता भी नहीं होगा कि तकनीकें कितनी डेवलप हो चुकी हैं। उसने बोलना जारी रखा, लेकिन तारा ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपना काम करती रही। तारा, आई एम गेटिंग बोर्ड, कहीं चले? मैं एक अच्छी जगह जानती हूँ, वहाँ बहुत मजा आएगा। अच्छी बात यह है कि वहाँ पे हमारी और सहेलियाँ भी आती हैं। चलो तारा, मुझे भी कितने दिन हो गए, मैं अपनी सहेलियों से मिली ही नहीं, वहीं चलेंगे, दिव्या ने कहा। तारा को यह सुनकर बड़ा अच्छा लगा। उसने अपना सारा काम एक तरफ किया और उसे एक झील पर ले गई। वहाँ दिव्या की सभी सहेलियाँ तैर रही थी और मस्ती कर रही थी। वे सभी दिव्या को देखकर बड़ी उत्साहित हो गई और बोली, दिव्या, आना, जल्दी आ, कितने दिन हो गए साथ में मस्ती किए हुए, जल्दी से कूद जा। लेकिन दिव्या उन सबको उस झील में तैरते देखकर बोली, नो वे, इस गंदे पानी में मुझे नहीं तैरना, नेवर। तुम लोग क्या छोटी छोटी बच्चियां हो जो झील में कूद पड़ी इस तरह? हाँ? दिव्या के इस तरह रूखे तरीके से कहने पर सारी सहेलियों को बहुत बुरा लगा, लेकिन दिव्या पानी में नहीं उतरी, वहीं खड़ी रही। एक दिन दिव्या सड़क पर टहलते हुए कहीं जा रही थी। तभी एक बड़ा सा बैल दिव्या के सामने आ गया, जिसे देखकर वो बेहद डर गई और वहां से भागी। ये होते तारा और उसकी सहेलियों ने पेड़ के पीछे से देखा। जब बैल दिव्या का पीछा कर रहा था तो वो जाकर उसी झील के पानी में कूद गई। दिव्या खुद को बचाने के लिए तैरती हुई झील के दूसरे किनारे चली गई। आखिरकार जिस पानी को वो गंदा बता रही थी, बैल से बचने के लिए उसे उसी में कूदना पड़ा। ये सब देखकर तारा और सहेलियों की हंसी छूट गई। बहुत समय पहले की बात है। मगध नामक स्थान पर राधिका और रानी नाम की दो बहनें रहा करती थी। राधिका हमेशा से पैसों की लालची थी, उसे ढेर सारे पैसे चाहिए थे, लेकिन रानी इसके बिल्कुल विपरीत थी। उसका इरादा हमेशा दूसरों की मदद करना रहता। इस तरह समय बीत रहा था। एक दिन दोनों मिलकर एक झील के पास गईं और वहां खेलने लगी। खेलते खेलते वे भूल ही गईं कि अंधेरा हो चला है और कुछ देर बाद हर तरफ अंधेरा छा गया। दीदी, कितना अंधेरा हो गया, मुझे डर लग रहा है दीदी, इस तरह डरते हुए रानी ने कहा। तब राधिका हंसते हुए बोली, रानी, तुम कितनी डरपोक हो देखो, मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा, बस तुम मेरे पीछे पीछे चलना, ठीक है ना? लेकिन कुछ देर बाद राधिका भी घबराने लगी। कुछ आगे बढ़ने पर उन्हें पायल की छम छम सुनाई दी। इससे राधिका भी डर गई
और वो समझ गई कि वो पायल की आवाज उनका पीछा कर रही है। वो तुरंत रानी को वहीं छोड़कर भाग गई। रानी को अंधेरे में कुछ नहीं सूझ रहा था। कुछ देर वो खड़ी रही और देखने लगी कि राधिका कहाँ चली गई। कुछ देर बाद उसे दूर एक रोशनी दिखाई दी। रानी घबराते हुए उसी रास्ते पर जाने लगी। वहां उसे एक गाउन पड़ा हुआ दिखा, लेकिन उसने चारों ओर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। उसने उस गाउन को उठा लिया और घर लौट गई। रानी ने घर जाकर उस गाउन को एक संदूक में छिपा दिया। अब वो गाउन उस संदूक में बंद था। उस दिन से वो गाउन उस संदूक में ही रहा। रानी ने उसे निकालकर कभी नहीं पहना। एक दिन जब वो सो रही थी तो अचानक उसके कमरे में एक सुंदर सी लंबी लड़की प्रकट हो गई। रानी, तुम्हारे पास जो गाउन है वो कोई आम गाउन नहीं है, उसमें जादुई शक्तियां हैं। तुम क्या सोचती हो? उस हिसाब से वो गाउन अपना रंग बदल लेगा और फिर वो तुम्हारे काम आएगा। इस तरह पड़े रहने से उस गाउन का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। उस गाउन को लो और उसे पहनो। उसने कहा और अदृश्य हो गई। रानी की नींद खुल गई। फिर रानी ने उस गाउन को संदूक से निकालकर पहन लिया और फिर आईने के सामने खड़ी हो गई। वो आईने में खुद को दिख ही नहीं रही थी। इसी बीच राधिका उस कमरे में आ गई। उसे भी रानी नहीं दिखाई दी और वो पूरे घर में आवाज दे देकर उसे ढूंढने लगी। रानी, रानी तुम कहाँ हो? वो पुकार रही थी, पर रानी तो सामने ही खड़ी थी। फिर भी राधिका को नहीं दिखाई दे रही थी। तब रानी को समझ आया कि उस गाउन को पहनने के बाद वो दिखाई देना बंद हो जाती है। वो उस गाउन को पहनी रही और तुरंत बाहर चली गई। वो एक दुकान के पास गई और वहां खड़े होकर सबको देख रही थी, लेकिन वो किसी को नजर नहीं आ रही थी। तभी उस दुकान के पास एक चोर आया और जब उसने देखा कि सभी किसी न किसी काम में व्यस्त हैं, तो उसने एक आदमी का पर्स छीन लिया और भागने लगा। रानी ने देखा तो पीछे जाकर उस आदमी की धुनाई शुरू कर दी। जब चोर ने ये देखना चाहा कि उसे कौन पीट रहा है, तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया, तो वो घबरा गया। भूत है, भूत है, बचाओ बचाओ। तब रानी बोली, जाओ और वो पर्स उस आदमी को लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। उसने उसे धमकी दी। चोर को तो सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी, कोई दिखाई तो दे नहीं रहा था। वो बहुत डर गया। माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, वादा करता हूँ। उसने विनती की और तुरंत जाकर वो पर्स उसके मालिक को लौटा दिया। ये देखकर रानी को बहुत खुशी हुई। अगले दिन रानी ने फिर से वो गाउन पहना और आईने के सामने खड़ी हुई। इस बार वो खुद को और उस गाउन दोनों को देख सकती थी और इस बार गाउन का रंग भी बदल गया था। इस बार वो एक ऊंचे पहाड़ पर गई और वहां से नजारा देखने लगी। तभी अचानक उसे आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ बचाओ। रानी ने वो पुकार सुनी और उसी दिशा में दौड़ पड़ी। वहां जाकर क्या देखती है कि एक आदमी का पैर एक बड़ी चट्टान के नीचे फंसा हुआ है। रानी को वहां आया देखकर वो व्यक्ति बोला, अरे बेटी, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो, प्लीज मुझे इस चट्टान के नीचे से निकालो। उस व्यक्ति ने रानी से प्रार्थना की, मैं इसे अभी उठा लेती हूँ, आप शांत रहिए। और उसने चट्टान को आसानी से उठा दिया और उस आदमी को बचा लिया। उस आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने रानी का धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। रानी खुशी खुशी घर चली गई। अगले दिन उसने फिर वही गाउन पहना। इस बार गाउन का रंग फिर से बदल गया था और वो धीरे धीरे हवा में उठने लगी थी। उड़ते उड़ते वो घर से बाहर निकल गई। मैं तो एक पक्षी की तरह उड़ रही हूँ और ऊपर से नीचे देखो तो कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह वो उड़ते हुए खुश हो रही थी। तभी उसने देखा कि नीचे जमीन पर एक बूढ़ी औरत खाने के लिए सबसे भीख मांग रही है, लेकिन कोई भी उसे कुछ भी खाने को नहीं दे रहा। जब रानी की नजर उस पर पड़ी तो वो तुरंत एक बगीचे में गई, जहां से उसने कुछ आम और अमरूद तोड़ लिए और वापस उस बुढ़िया के पास आई और उन फलों को उस बुढ़िया के सामने रख दिया। तभी अचानक वो बुढ़िया देवी में बदल गई। रानी,
तुम अपनी सभी परीक्षाओं में सफल हुई हो। तुमने इस गाउन का इस्तेमाल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए किया है, इसलिए अब मैं ये गाउन तुम्हें हमेशा के लिए दे रही हूँ। देवी ने बड़े प्यार से कहा और अदृश्य हो गई। ये सारी घटनाएं उसने राधिका को बताई, लेकिन राधिका तो शुरू से ही पैसों के लिए पागल थी, इसलिए उसने उस जादुई गाउन को पहनकर ढेर सारा पैसा इकट्ठा करना चाहा। लेकिन रानी को उसके इरादों का पता नहीं चला। उस दिन से राधिका उस गाउन को पहनकर अदृश्य रहकर लोगों के घरों से गहने चुराने लगी या कभी उड़ते हुए किसी के हाथ से उनका कीमती सामान छीनने लगी। जब ये बात रानी को पता चली तो उसने राधिका को सबक सिखाने की सोची।